हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जो है राजा और उनके राज्य को पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं सदी 601 से लेकर के 700 ईस्वी। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। 7वीं 601 से 700, 12वीं हो गया 1101 से लेकर के 1200। 7वीं 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य, ठीक है। मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमानो, चाहोना के स्थान का निर्धारण कीजिए। ठीक है, करते हैं। चाहमान राजस्थान, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार तुम्हारा हो गया गुजरात में भी है और वेस्ट मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। ओके, और क्या है? उत्कल क्या है? उड़ीसा हो गया। पाल बिहार और वेस्ट बंगाल। कामरूप असम, ठीक है। चोल तमिलनाडु। पूर्वी चालुक्य ये हो गया आंध्र प्रदेश। कलिंग उड़ीसा, लिखते रहिएगा आप लोग। चेर हो गया केरल। पांडियन साउथ तमिलनाडु कह सकते हैं इसको। इसका राजकीय चिन्ह पूछा जाता है। चोल का राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा? बाघ। पांडियन मछली। चेर ये तीर धनुष, ठीक है। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग पराया उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महास्वामी इत्यादि घोषित कर लेते थे। सामंत लोग इत्यादि घोषित कर लेते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। मतलब राष्ट्रकूट क्या था? चालुक्य के सामंत थे। ये भी पूछा जाता है। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग इसका राष्ट्रकूट का दंतीदुर्ग अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसके याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेता। मतलब क्षत्रिय होते हुए भी वो ब्राह्मण बन सकता था यज्ञ करने के बाद। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ये एलोरा का गुफा है। एलोरा का गुफा जिसमें विष्णु को नरसिंह का अवतार पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया, यह राष्ट्रकूट काल का कृति है। यह भी पूछा जाता है, राष्ट्रकूट, ठीक है। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर
अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है। 400 कर तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों को के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित वेट्टी, नगद की बजाय जबरन श्रम, ये पूछा जाता है। जबरन श्रम के लिए वेट्टी शब्द यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन ढालने पर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगाने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। प्रशासन का ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिसने लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और पराया वंशानुगत होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही ओहदा पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ मीन्स प्रशंसा करने वाला, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरा होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में वे विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियाँ का बयान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। ये कहाँ मिला है? इलाहाबाद में मिला है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये है तुम्हारा, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में भी लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से भी यह पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर लिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया था, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हन नामक रचना, कल्हन नामक क्या है? तरंगिनी, ये पूछा जाता है। कश्मीर के राजाओं का इतिहास के बारे में पता चलता है कल्हन के द्वारा। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखक से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाया है। इसमें 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि
इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वाछंगनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। यहाँ से पूछा जाता है कौन कौन था तीनों? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के द्वारा। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत ही अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी के महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार, ये पूछा जाता है, 1000 से 1025 ईस्वी पर हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर 1025। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। दिल्ली और अजमेर के आसपास कौन? चौहान वंश का शासक था। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से लेकर 1192, जिसे सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 11 से 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हारा गया। तराइन का युद्ध होता है। तराइन का युद्ध पहला तराइन का युद्ध हो गया, ये दूसरे में हार जाता है। दूसरा तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज सिंह चौहान हार जाते हैं। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। चोल राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयालय के द्वारा। विजयालय के द्वारा किया था। उसकी राजधानी तंजावुर। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उसने तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनाया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? राज के द्वारा। ये भी पूछा जाता है। इधर तो कुछ नहीं है। नहीं। चोल राज्य और उसके पड़ोसी राज्य, ये चोल विजयालय, ठीक है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजा प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसने इनसे ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने जल सेना बनाई थी। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और
गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ये है तुम्हारा गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर। छत से जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, ये है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गई। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिर के साथ साथ जुड़े हुए शिल्पों में से सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। यहाँ से यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा क्वेश्चन। इसमें क्या क्या थे? चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोलों के कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संपन्न हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। एक चोल कांस्य प्रतिमा, ये है तुम्हारा। तमिलनाडु का एक जलद्वार है ये, ठीक है। स्मरण रहे, सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वालों लोगों इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई, ठीक है। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्धि हो गई थी। समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ये पूछा जाता है। क्या है? किसानों की बस्ती को उर कहते हैं, ठीक है, ओके। और गांवों के समूह को नाडु लिख लीजिएगा बगल में। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलम, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलम या किसान, अरियार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। इसको यहाँ से पूछिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियाँ का उल्लेख मिलता है।
विल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। विल्लन वगाई, ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। सालाभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुनमट्टकनी मंदिर को उपहार दी गई भूमि। पल्लीचदम, जैन संसाधनों को दान दी गई भूमि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के एक संघ के अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। व्यापारियों का संघ को क्या कहते थे? नगरम। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई में कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। मतलब लॉटरी सिस्टम उस टाइम भी था, जो हम लोग आज भी करते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुरनम से एक उदाहरण अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाछनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियाँ से अंटा पड़ा पुलाया। ये आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ था मैंने क्लियर कर दिया। आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन, पाल बंगाल एंड बिहार, चोल तमिलनाडु। ठीक है। नाडु को हम क्या कहेंगे? गांवों का एक समूह। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 पक्ष का क्या था? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। किसके लिए? कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति के सदस्य बनने के लिए क्या शर्त थी? इसमें क्या था? तुम्हारा अपना घर होना चाहिए, 35 से 70 वर्ष तक होना चाहिए, वेदों को ज्ञान होना चाहिए। ये वाला पार्ट कहाँ गया? हाँ, ये वाला। चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन था? ये तुम्हारा था कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ, प्रयाग। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब और बेल आइकॉन लगा लें, जिससे कभी भी वीडियो मेरा अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कृपया शेयर करें
और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं इस फील्ड में नया हूँ। धन्यवाद आपको। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।